ये मैला सा उजाला, ये रात की आहत सुबह, जिसका इंतजार था हमें, ये वो सुबह तो नहीं। ये लाइंस है फैज़ अहमद फैज़ की। फैज़ अहमद फैज़ बात कह रहे थे आज़ादी के इंतजार और जश्न की। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। भारत को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, इसका फैसला 2.5 महीने पहले हो चुका था। 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने आकाशवाणी से विभाजन की घोषणा कर दी और यह बात पूरी दुनिया के कानों तक पहुंच गई। अब यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन अब मसला था संपत्ति का, जिसके लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार करने की जिम्मेदारी भी कुछ लोगों को दी गई। अब क्योंकि मुल्क 2 थे, तो जाहिर सी बात है कि दस्तावेज भी 2 ही तैयार होने थे। इसके लिए 2 लोगों को चुना गया और इन दोनों की जिंदगी में सब कुछ सेम था, सिवाय धर्म के। एक हिंदू और दूसरा मुसलमान। भारत की तरफ से विभाजन के कागजात तैयार करने का जिम्मा जिस शख्स को मिला, वो नाम था HM पटेल का, और पाकिस्तान की तरफ से यह जिम्मेदारी चौधरी मोहम्मद अली को दी गई। अब इन दोनों के हाथ में भारत और पाकिस्तान के लिए सबसे अहम फैसला थमा हुआ था। यह फैसला था $5 अरब के कर्ज का। तो क्या था यह पूरा मसला? बंटवारा कैसे हुआ? कौन कौन सी चीजें बांटी गई? किसके हिस्से में क्या क्या आया? सब कुछ जानेंगे एक एक करके आज के इस वीडियो में। अब बंटवारा हो रहा था तो सबको ज्यादा ललक पैसे की थी। सबसे ज्यादा तो तू मैं इसी के पीछे हुई। अब मामला जरा सा वजनी था, तो सवाल यह भी था कि अंग्रेजों के इस कर्ज को कौन चुकाएगा। इसके अलावा रिजर्व बैंक से लेकर तमाम सरकारी बैंकों में रखी गई नकदी और RBI के तहखाने में रखी गई सोने की ईंटों का बंटवारा भी होना था। कई दिनों तक इन सभी चीजों को बातों के वजन से तोलने की कोशिश की गई, पर कोई नतीजा नहीं निकला और HM पटेल और मोहम्मद अली को सरदार पटेल के घर के एक कमरे में बंद कर दिया गया। इन्हें तब तक बंद रखा गया जब तक वो किसी नतीजे पर ना पहुंच जाए। हालांकि बंटवारे की जिम्मेदारी 12 जून को बनाई गई विभाजन परिषद को सौंपी गई, जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड माउंटबेटन ने की। इस परिषद में सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग को लीड किया लियाकत अली खान ने, और साथ में थे अब्दुल रब निशरत। हाँ, वो बात और है कि निशरत की जगह बाद में मोहम्मद अली जिन्ना को मिल गई और पैनल का नाम बदलकर विभाजन परिषद कर दिया गया। और इसी के अंदर बनाए गए 10 एक्सपर्ट्स कमीशन, जो विभाजन के डेटा की देखरेख करने के लिए बनाया गया था। लेकिन विभाजन किसी भी मायने में कांग्रेचुलेटरी नहीं था। बावजूद इसके कुछ हिस्से ठीक से बट गए, जिसमें डिफेंस करेंसी और पब्लिक फाइनेंस एग्रीमेंट जैसी चीजें थी। खैर, आखिरकार कई दिनों की सौदेबाजी के बाद बैंकों में जमा नकदी का 17.5% हिस्सा पाकिस्तान को दिया गया और भारत के कर्ज का 17.5% हिस्सा भी पाकिस्तान को चुकाने के लिए कहा गया। साथ ही भारत की चल संपत्ति का 80% हिस्सा भारत के हिस्से में ही आया और 20% पाकिस्तान को दे दिया गया। आजादी के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों को एक ही केंद्रीय बैंक द्वारा 1 साल से ज्यादा तक सर्विसेज दी जाती रही। असल में RBI अगस्त 1947 से सितंबर 1948 तक दोनों मुल्कों का मामला संभालता रहा। अब एक और नया मसला सामने निकल कर आया, और वो ये कि RBI और पाकिस्तानी सरकार के बीच 55 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ था और इसी वजह से इन दोनों के रिश्ते जरा खट्टे हो गए और इसीलिए विभाजन को 1 महीने और बढ़ा दिया गया। जिस अमाउंट की मैं बात कर रहा हूं, वो रकम 1947 में तय की गई थी और यही वो वक्त था जब भारत और पाकिस्तान ने रुपए भी शेयर किए थे। और फिर बनाई गई एक कमेटी, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के लिए मौजूदा सिक्कों और मुद्रा को जारी रखने के लिए फैसला किया गया। अब एक तो पहले ही यहाँ गर्माहट थी और इसे और तेज करने के लिए एक चिंगारी और लग गई। चिंगारी 75 करोड़ रुपए के फंड की। दरअसल 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए की पहली किस्त दी गई, लेकिन 75 करोड़ रुपए का बचा हुआ अमाउंट एक विवादित मुद्दे में फंस गया। मुद्दा था पार्टीशन के ठीक बाद भाड़े के सैनिकों की मदद से पाकिस्तानी सेना का कश्मीर पर हमला करवाना। अब भारत ने यह रकम रोक ली। इसी बात पर तत्कालीन होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने साफ कह दिया कि जब तक कश्मीर मुद्दा नहीं सुलझ जाता, तब तक भारत किसी भी तरह का कोई भुगतान नहीं करेगा। हालांकि उस वक्त पाकिस्तान ने किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, लेकिन 22 दिसंबर 1947 को कश्मीर मुद्दे पर आखिरी बातचीत के वक्त उसने फाइनेंशियल इश्यूज और कश्मीर को एक साथ रखे जाने पर आपत्ति जताई। यहां तक कि 55 करोड़ रुपए तुरंत ट्रांसफर करने की मांग कर डाली। पर भारत ने भी कह दिया था कि अब वो समझौते पर कायम है। लेकिन कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के दुश्मनी वाले रवैये को देखते हुए बातचीत के दौरान उनके रुख के मुताबिक भुगतान पोस्टपोन करना पड़ गया। हालांकि महात्मा गांधी को RBI का यह रवैया पसंद नहीं आया
और उनका कहना था कि बचा हुआ अमाउंट पाकिस्तान को दे देना चाहिए। और हैरान करने वाली बात तो ये थी कि इसके लिए गांधी जी अनशन पर बैठ गए और सिचुएशन ऐसी थी कि भारत सरकार ने मामले को रिव्यू किया और 15 जनवरी 1948 को ऐलान किया कि वो सरकार के योगदान के रूप में उनके बेस्ट पोटेंशियल के मुताबिक नॉन वायलेंट एंड नॉन एफर्ट के लिए नगद बचे हुए अमाउंट के संबंध में समझौते को तुरंत लागू करने के लिए अपने फैसले की घोषणा करता है। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात जानते हैं क्या है? 78 साल बाद भी भारत और पाकिस्तान दोनों दावा करते हैं कि दूसरे पक्ष का आज भी उनके ऊपर कुछ बकाया है। असल में भारत हर साल आर्थिक सर्वेक्षण में केंद्र सरकार की बकाया देनदारियां और विभाजन में कर्ज के हिस्से की वजह से एक लाइन जोड़ता है कि कर्ज कितना है। यह है 300 करोड़ रुपए, जो पार्टीशन के बाद से आगे बढ़ाए गए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी 2014 में दावा किया था कि भारत पर उसका 560 करोड़ रुपए का बकाया है। वजह थी आरबीआई के द्वारा पाकिस्तानी सरकार को कुछ संपत्ति सौंपने से इनकार करना। आर्थिक सर्वेक्षण की तरह ही पाकिस्तान के स्टेट बैंक ने भी अपनी बैलेंस शीट में एक लाइन जोड़ दी, जिसमें दावा किया गया कि भारत के रिजर्व बैंक का उस पर पैसा बकाया है। इसके अलावा सारी चल संपत्तियों को 18 से 20 के रेशो में डिवाइड किया गया, जिसमें ऑफिस फर्नीचर, स्टेशनरी और यहां तक कि लाइट बल्ब भी जोड़े गए। यही वजह है कि कुछ लोग बंटवारे के इस प्रोसेस को रेडिकुलस मानते हैं। फ्रीडम एट मिडनाइट नाम की किताब में पार्टीशन से जुड़ा एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा सुनाया गया है। उन विभाजनों से कभी कभी जो भावना और नैरो माइंडनेसनेस के साथ पैदा होती है वो चौंकाने वाली थी। दरअसल लाहौर में एक पुलिस अधीक्षक पैट्रिक रिच ने अपने इक्विपमेंट्स एक मुस्लिम और एक हिंदू ऑफिसर को बांट दिए। उसने सब कुछ बांट दिया, जैसे लेगिंग, पगड़ी, राइफल और लाठी। और तो और जो आखिरी लॉट बचा था उसमें भी पुलिस बैंड के इक्विपमेंट्स शामिल थे। हालांकि रिच ने उन्हें भी अलग अलग कर दिया, जिसमें पाकिस्तान के लिए एक तरफ बांसुरी, भारत के लिए एक ढोल, पाकिस्तान के लिए एक तुरही, भारत के लिए एक झंडी की जोड़ी। यह वाकई अजीब था। विभाजन को देखने के लिए बुलाई गई एक्सपर्ट कमेटी के पास अपना काम करने के लिए मुश्किल से 70 दिन बचे थे। सभी डिपार्टमेंटल असेट्स एंड फाइनेंशियल एबिलिटीज सामने थी, जिन्हें विभाजित किया जाना था। इन विभागीय संपत्तियों का एक बड़ा हिस्सा सरकारी अधिकारी थे, जो देश के उत्तरी भाग में फैले हुए थे। भौगोलिक स्थिति से लेकर धर्म तक के नॉर्म्स के बेसिस पर कर्मचारियों को छांटने की कवायद शुरू की गई। परिषद ने फैसला किया कि कर्मचारियों को केंद्र और प्रांतीय स्तर पर भारत सरकार या पाकिस्तानी सरकार में सर्विस देने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा। लेकिन असली प्रॉब्लम तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि एक देश में जगह ज्यादा थी तो दूसरे देश में लोग ज्यादा हो गए। अब इसमें से कुछ तो वो थे जो भारत में रहकर काम करना चाहते थे, लेकिन इसके लिए यह फैसला लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, जिससे समस्या और बड़ी हो गई। इससे अचानक सरकारी कामों में अड़ंगा आ गया और बॉर्डर के उस पार जो डिपार्टमेंट थे उनका ट्रांसफर रुक गया और धीरे धीरे यह प्रॉब्लम और बड़ी होती गई। अब सरकारी कर्मचारी नई सरकारों में से किसी एक को चुन सकते थे, उनके पास ये एडवांटेज था, लेकिन डिफेंस पर्सनल्स के पास में ऐसा मौका नहीं था। और अब होना था सबसे बड़ा परिवर्तन, यह था धर्म भेद करने का फैसला। असल में यह राइट्स ऑफ पैसेज नाम की एक किताब के मुताबिक सशस्त्र बलों में सेवारत सभी कर्मचारी उस प्रभुत्व का चुनाव करने के हकदार थे जिसमें वो सेवा देना चाहते थे। इस शर्त के मुताबिक कि पाकिस्तान का कोई मुस्लिम जो सशस्त्र बलों में सेवा दे रहा है, उसके पास भारतीय सेना में शामिल होने का कोई मौका नहीं है, और भारत के किसी भी गैर मुस्लिम के पास जो सशस्त्र बलों में अपनी सेवा दे रहा है, उसके पास पाकिस्तान जाने का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। और इनमें से करीब 2,60,000 सैनिक भारत चले गए और करीब 1,40,000 पाकिस्तान आ गए, और तभी से दोनों देशों की सैन्य ताकत और तेज हो गई। और अब आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान ने 2022 में 51 अरब डॉलर का डिफेंस एलोकेशन किया था और भारत ने उसी साल 81 अरब डॉलर का बजट बढ़ाया था। दोनों देशों के पास एटॉमिक पावर है। हालांकि डिवीजन के दौरान संपत्ति का बंटवारा किसी भी तरह से सौहार्दपूर्ण नहीं था, लेकिन दोनों देशों के लिए जरूरी भी था। बंटवारे के दौरान दो और चीजों को लेकर झगड़ा हुआ। पहला, समुद्र में मारे गए जहाजियों की विधवाओं को पेंशन कौन देगा, और क्या सारे मुसलमानों की विधवाओं को, चाहे वो भारत से हो या पाकिस्तान से, पेंशन का जिम्मा पाकिस्तान का होगा। फिर पाकिस्तान में रहने वाली हिंदू विधवाओं को पेंशन कौन देगा। ये सवाल दोनों तरफ की सरकारों को असमंजस में डाल रहे थे। और दूसरा विवाद रेल लाइन को लेकर हुआ। भारत की 26,421 किलोमीटर लंबी रेल लाइन को कैसे बांटा जाए, इस पर भी कोई राय नहीं बन पाई। आखिरकार तय हुआ कि 7,112 किलोमीटर लंबी रेल लाइन पाकिस्तान को सौंप दी जाए और रेलगाड़ी और मालगाड़ी के डिब्बों को 80 से 20% के रेशो में बांट दिया जाए। इसके अलावा घोड़ा गाड़ी भी बट गई। भारत के वायसराय से घोड़ा गाड़ी का मालिकाना हक टॉस करके तय किया गया, जिसमें भारत की जीत हुई
और इस घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल भारत के राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति भवन में किया जाता था। हालांकि सेफ्टी रीजंस की वजह से किसी भी सार्वजनिक इवेंट में इसका इस्तेमाल होना बंद कर दिया गया और 3 दशक बाद 2014 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एक समारोह में इसका इस्तेमाल किया था। और दूसरी कुछ प्रॉपर्टीज जैसे टेबल, कुर्सियां, कपड़े टांगने की खूंटी, बुक शेल्फ, टेबल लैंप, पंखे, टाइपराइटर और पेन स्टैंड, यहां तक कि कमोड भी बांट दिए गए, वो भी पूरी सावधानी के साथ। तो ये थी भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की वो लिस्ट जो शायद किसी भी भारतीय को नहीं पता थी। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताना ना भूलें। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें और जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि फॉर मोर इन्फॉर्मेशन डू सब्सक्राइब वन इंडिया हिंदी।